हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आने वाले शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है सीटेट का, वो इस क्वेश्चन की सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? क्या यह कथन सही हो सकता है? नहीं हो सकता। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? बिल्कुल, ये कथन जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि पुरुष जो हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इसी को बोलते हैं जेंडर बायसनेस और इसी को बोला जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। जहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है वही होता है लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आपको इसमें से छांटना है कि किस चीज़ के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना है, नेगेटिव चीज़ ढूंढनी है। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में, इसके लिए तो भाई बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए, ये पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना, ये भी अच्छी बात होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं पढ़ाई के साथ साथ, जो स्पोर्ट्स होता है, खेल कूद होता है, उसमें हिस्सा लेना सही बात है। नेक्स्ट है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने के लिए। यही फ्रेंड्स, ये ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है तो ऑप्शन भी यही वाला होगा। देखिए, याद करने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, याद करना सबसे बेकार चीज़ होती है फ्रेंड्स। मैंने आपको टैग वर्ड की जो एक वीडियो बताई थी, वहाँ पर मैंने ये वर्ड भी आपको बताया था, याद करना। याद करना हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, तो आप बच्चों से याद करने के लिए नहीं कह सकते। नेक्स्ट है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। ये तो अच्छी बात है, प्रश्न पूछने चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन वही फ्रेंड्स जो मैंने आपको FA बताया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, जो 1 साल में 4 बार होता है और ये अच्छी चीज़ होती है। तो पूछा है कि इसके लिए कौन सा उपकरण सही नहीं है? मौखिक प्रश्न, ये तो अच्छी चीज़ है। प्रश्नोत्तरी और खेल, ये भी सही है। दत्त कार्य यानी कि होमवर्क भी दे सकते हैं। बट ये जो सत्र में परीक्षा होती है, यानी कि 1 साल में 1 बार परीक्षा होती है, ये रचनात्मक आकलन के अंदर नहीं आता है, ये आता है योगात्मक आकलन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं ऐसे, यानी कि सम्मेटिव असेसमेंट। ये पूरा मैंने आपको करवाया हुआ है फ्रेंड्स। आप लोग मेरी पेडागोजी की सीरीज़ देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को लिंक नहीं मिलता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए? विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में? बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, यही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, हमें अदर ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कहीं भी अगर समृद्ध बनाना, समृद्ध प्रिंट, समृद्ध परिवेश, समृद्ध माहौल, वातावरण, इस टाइप के जितने भी टैग वर्ड्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। फिर भी हम अदर ऑप्शंस को देख लेंगे। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में? नहीं। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में? जटिल तो नेगेटिव चीज़ हो गई। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में? कभी भी नहीं। तो इसका राइट आंसर वही हो गया ऑप्शन ए, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है कौन सी स्टेज में होता है, ये बताना है। सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन किशोरावस्था की अवस्था में? नहीं। पूर्व बाल्यावस्था में? यहाँ भी नहीं होता है। प्रौढ़ावस्था? नहीं। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था में, एडोलेसेंस। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था नहीं होगा, प्रौढ़ावस्था नहीं होगा, व्यक्ति के पूरे जीवन में ऐसा नहीं होता है। तो जो सबसे जटिल और गहन सामाजिकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, वो होता है एडोलेसेंस की स्टेज में। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। एडोलेसेंस से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं सीटेट में। आपने 28, 29 का एनालिसिस देखा होगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मेरी वीडियोस को आप चेकआउट कीजिए। वहाँ पर मैंने 28 दिसंबर एंड 29 दिसंबर का पूरा पेपर एनालिसिस करवाया है। वहाँ पर एडोलेसेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं फ्रेंड्स। तो आपने एडोलेसेंस में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, जैसे तूफान और तनाव की अवस्था है, इसे स्टेनली हॉल ने कहा है। स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था नामक बुक लिखी है।
किशोरावस्था जो है परिवर्तन काल है, सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस यहीं पर होते हैं। तो ये स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, गौड़, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। देखिए फ्रेंड्स, आनुवंशिकता हमेशा स्थिर होती है, स्टैटिक होती है। अगर इसी की जगह वातावरण पूछ देता तो वो गत्यात्मक हो जाता। क्यों? क्योंकि जो आनुवंशिकता होती है, हेरिडिटी होती है, वो स्टैटिक रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। आपको अपने जेनेटिक्स से जो भी चीज़ें मिली हैं उसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपकी आइज़ का कलर, ठीक है, आपके हेयर का कलर, ये सब आपको आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी से मिला है। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक रहती हैं, स्थिर रहती हैं, इनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। बट अगर यहाँ पर वातावरण पूछ देगा तो आप कहेंगे ये गत्यात्मक होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो चेंज होता है। आप जब भी जिस भी एनवायरनमेंट में रहेंगे आप वैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो जो वातावरण होता है वो गत्यात्मक होता है और आनुवंशिकता स्थिर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, नहीं, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। अमूर्त तरीका तो लास्ट में आता है। देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ, पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। अब जो अमूर्त चिंतन है ना, ये तो लास्ट में आता है फॉर्मल ऑपरेशनल में, और इन्होंने पूछा है पहली अवस्था के दौरान, यानी कि ये बात कर रहे हैं सेंसरी मोटर की, जिसे हिंदी में बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं, देखिए इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, यहाँ पर हमको मिल गया ना, पहली स्टेज को हम इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने डिटेल में सारी थियरीज करवाई हैं, आप लोग देख लीजिएगा उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकासवादी से? नहीं, व्यवहारवादी से है ये, ठीक है। ये सिद्धांत जो है व्यवहारवादी से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, या फिर सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, या शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, या अनुकरण की भूमिका पर? देखिए फ्रेंड्स, जो रचनावाद होता है ना, वो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? देखिए जो अवधारणाएं होती हैं, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके कहाँ बनते हैं? दिमाग में बनते हैं, माइंड में बनते हैं। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बनता है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा। आप दिमाग से सोच रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ें जा रही हैं। तो जितनी भी अवधारणाएं होती हैं वो हिस्सा होती हैं बौद्धिक विकास का। बौद्धिक विकास जो है आपके दिमाग से संबंधित है, आपके माइंड से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? व्यक्तिगत शिक्षार्थी की बात हो रही है, मतलब कि एक इंडिविजुअल चाइल्ड, हर बच्चा जो अलग अलग होता है वो एक दूसरे से किस चीज़ में भिन्न भिन्न है? देखिए, विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास की दर में। देखिए फ्रेंड्स, विकास का क्रम तो सबका सेम होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो हर बच्चा सबसे पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है ना। तो यहाँ पर विकास क्रम तो सही होता है, एक जैसा होता है, बट जो रेट होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट, जिसे विकास की दर कहते हैं, वो जो है अलग अलग होता है। वो कैसे हो सकता है? कोई बच्चा कम एज में आराम से चलना सीख ले, हो सकता है कोई बच्चा कुछ टाइम बाद चलना आराम से सीखे, है ना। तो रेट डिफरेंट हो सकता है, बट क्रम कभी डिफरेंट नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? नेगेटिव चीज़ ढूंढनी है। अनुक्रमिकता, ये तो सिद्धांत होता है। सामान्य से विशिष्ट, बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट ही जाता है मानव विकास। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती जैसी कोई चीज़ नहीं होती है फ्रेंड्स। प्रतिवर्ती मतलब हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है ना कि आज आप छोटे हैं
कुछ दिनों बाद आप बड़े होंगे, फिर जब आप बड़े हो गए फिर छोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा प्रतिवर्ती, क्योंकि विकास का सिद्धांत यही नहीं है। और कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता तो विकास का सिद्धांत होता है, निरंतर आपका विकास होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, आपको बताना है इसमें से क्या होना चाहिए। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, या फिर सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना, या फिर शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उसका उपचार करना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जब सीसीई करवाया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट रहता है मूल्यांकन में पहले कि बच्चे को कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, सीखने में बच्चे को कहाँ कमियाँ हैं उनका पता करना, और जब पता कर लेंगे उसके बाद उसका निदान करना या उसका उपचार करना। ठीक है, तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 अवस्थाएं हैं, वही जो मैंने आपको करवाई है SPCF। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यूमोनिक है, 4 अवस्थाओं की बात करी है। फ्रेंड्स, अगर ऐसा है कि किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, आपको डिटेल में उस टॉपिक को पढ़ना है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो टॉपिक डिटेल में करवा दूंगी। वैसे मैंने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDFs मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है। ये थोड़ा हटके आया है क्वेश्चन, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिग व हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये होता है फ्रेंड्स किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं एडोलेसेंस से ही आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। अब ये तो आपको तभी आएगा जब आपने IQ टेबल पढ़ी होगी। अगर आपके पास IQ टेबल नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी टेबल आपको करवा दूंगी। तो 105 जिनका IQ लेवल होता है वो सामान्य बुद्धि के अंदर आते हैं। ठीक है, तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नैतिक। ठीक है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिकता पर आधारित था, मोरालिटी पर आधारित, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसमें 3 लेवल बताए थे, ये भी याद रखना, और 6 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, उनको डैश सहायता करता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित होती है, उनको डैश सहायता करता है। क्या सहायता करता है वो बताना है। स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्चा का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण। राइट आंसर हो जाएगा स्व अधिगम मॉडल। ठीक है, उनका खुद का अधिगम मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, या यह सभी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। ठीक है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। राइट आंसर हो जाएगा बी को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं इन्होंने सारी बुद्धि के प्रकार ये बताए हुए हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है जो हार्वर्ड गार्डनर हैं उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी दी थी, जिसके अंदर उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। उन 8 प्रकार में से सृजनात्मकता जो है प्रकार नहीं है, और यही क्वेश्चन में पूछा है। भाषा है, अंतःवैयक्तिक भी है, अंतःवैयक्तिक भी है, ये तीनों हैं, बट ये सृजनात्मकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना, बच्चा क्या सीखा है ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
क्योंकि मूल्यांकन का पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल जो ओवरऑल मूल्यांकन होता है उसके अंदर ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं, संवेदी पेशीय में भी नहीं, बल्कि राइट आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस स्टेज में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर? सबसे बेस्ट होता है सीखना समझकर। कोई भी चीज़ आप अगर समझकर पढ़ रहे हैं या समझकर सीख रहे हैं तो वो आपके दिमाग में इजीली फिट हो जाएगी और आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ याद भी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? किस स्टेज में ये चीज़ होती है, ऐसा पूछा है। क्या ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, क्या ये किशोरावस्था में होता है, युवावस्था या बाल्यावस्था, किस में होता है? ये होता है फ्रेंड्स किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में। अब देखिए, आपने देखा इस पीडीएफ में 2 या 3 क्वेश्चन बने हुए हैं किशोरावस्था से, एडोलेसेंस से, इसीलिए मैंने आपको बोला ये स्टेज आपको पढ़नी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ईवीएस के क्वेश्चंस। अब ये ईवीएस के क्वेश्चन आपके सामने हैं। सबसे पहला है, बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है असम में। नेक्स्ट है, ट्रॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है लद्दाख में, ठीक है। आपको इन्हें एज इट इज़ याद करना है। लकड़ी की छोटी नाव जिसे हम वल्लम कहते हैं वो कहाँ प्रयोग की जाती है? वो की जाती है केरला में, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, ऊंट गाड़ी कहाँ प्रयोग होती है? कैमल कार्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यह प्रयोग की जाती है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जानवरों में भिन्न भिन्न पैटर्न होने का क्या कारण है? जानवरों में आपने देखा होगा, जैसे आपने जेब्रा देखा होगा, टाइगर देखा होगा, उनकी बॉडी में अलग अलग पैटर्न्स बने होते हैं, तो उनका कारण होता है उनकी त्वचा पर बाल का होना, ठीक है। जो बाल होते हैं उन्हीं का पैटर्न बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 महीने का हाथी कितने के, हाँ ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हुआ है। 3 महीने का जो हाथी होता है, 1 मिनट, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कितने केजी, ओके। 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वेट कितना होता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका वेट होता है 200 केजी, यानी कि 3 मंथ का हाथी 200 केजी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जानवर जिनके कान और बाल बाहर शरीर पर नज़र आते हैं वो किसे जन्म देते हैं? वो जन्म देते हैं बच्चे को, ठीक है। जैसे काऊ है, डॉग है और जैसे मनुष्य है, मनुष्य के भी जो कान होते हैं और जो बाल होते हैं वो शरीर के बाहर नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो जन्म देते हैं बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जानवर जिनके कान और बाल शरीर पर बाहर नहीं नज़र आते हैं वो जन्म देते हैं अंडे, वो अंडे देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे मुर्गी है, उनके कान, बाल या जो बाहर नज़र नहीं आते हैं वो हमेशा अंडे देते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इससे पहले मैंने आपकी सीटेट की पूरी प्रिपरेशन करवा दी है फ्रेंड्स, आप चाहें तो उन वीडियोज़ को जाकर वॉच कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।